सिकल सेल एक बीमारी होती यह बारे में काल अपना का सुनवाओ विस्तार से एक जानकारी पर थोड़ी है जानकारी आज अपना कहीं ग्राम सभा कार्यक्रम में दबाओ तो चला सुना जाए यह जानकारी डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं हमारे अविनाश भैया। इसमें सबसे ज्यादा जो काम काफी स्टैंड आउट हुआ और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया वो सिकल सेल पे था, जो 2018 से काफी शुरू हुआ जी। और इसके अंतर्गत हमने शासन के साथ एक तो लगातार उनके साथ ट्रेनिंग्स करना कि किस तरह से हम सिकल सेल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट पे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि आज से 5-7 साल पहले की स्थिति ये थी कि अगर सिकल सेल की डायग्नोसिस मतलब जांच करके पकड़ना है तो उसकी सुविधा हमारे शासन के बहुत बड़े अस्पतालों में ही थी, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी के शहर हैं उनसे तो कोई अगर जबलपुर जाए तो वो बहुत मुश्किल था। अब भले अब हमारे पास अब शहडोल में भी है मेडिकल कॉलेज जी, तो उसमें बहुत अधिक पैसे भी लगते थे अगर प्राइवेट में कराना है। तो लगातार शासन से बात करके हमने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को जिला अस्पताल पर लेकर के आया, जिसको हम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, जिसके माध्यम से रोगी का कम खर्चे में सिकल सेल के रोग को पकड़ा जा सकता है जी। और अभी जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मिशन को लॉन्च किया गया तो अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ साथ HPLC मशीन जो उसका एडवांस्ड स्टेज है उसको भी सभी जिला अस्पतालों में लगा दिया गया है, जो कि अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। तो ये काम जब 2018 से चालू होते हुए एक तो सभी जिला अस्पतालों में ट्रेनिंग दे करके जांच की सुविधाओं को एस्टैब्लिश करना, फिर पेरिफेरी में भी मतलब छोटे अस्पतालों में भी जो शुरुआती जांच है जी। तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सिकल सेल के रोग की 2 किस्म की जांचें होती हैं, क्योंकि ये शब्द बहुत लोगों के दिमाग में आता है, स्क्रीनिंग जांच और डायग्नोस्टिक जांच जी। स्क्रीनिंग जब हम बोल रहे हैं मतलब वो एक शुरुआती जांच है जिसको आसानी से किया जा सकता है, फील्ड में किया जा सकता है। अच्छा। जिससे ये पता चल जाएगा कि आप नॉर्मल हैं या फिर आपको सिकल सेल रोग होने की संभावना है। अगर सिकल सेल रोग होने की संभावना मतलब वो पॉजिटिव आता है तो उसके बाद डायग्नोस्टिक जांच करना जरूरी होता है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि आपको सिकल सेल रोग है या नहीं, और रोग है तो फिर उसके अनुसार दवाई दी जाती है। तो डायग्नोस्टिक तो स्क्रीनिंग जांच जो है जिसको हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, उसके अलावा अन्य भी कुछ जांचें आई हैं, उनको प्राथमिक स्तर पर भी किया जा सकता है, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के स्तर पे, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के स्तर पर। लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और HPLC जो मशीन्स हैं वो यूजुअली जिला अस्पताल के लेवल पर ही कर पाना संभव है। तो ये एक सब जानकारी रखना बहुत आवश्यक है कि ये 2 अलग अलग जांचें हैं। अगर कोई किसी को बोलता है कि आप स्क्रीनिंग जांच में सिकल पॉजिटिव आए हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको सिकल सेल रोग है। इसका अर्थ यह है कि ये संभावना है, आप कंफर्मेटरी जांच या डायग्नोस्टिक जांच को जाकर के करवा लें जी। ये आवश्यक है। तो इन दोनों पर हमने काम किया शासन के साथ मिलकर के कि डायग्नोस्टिक जांच, इलेक्ट्रोफोरेसिस और अब HPLC ये जिला अस्पताल पे अब उपलब्ध है, और स्क्रीनिंग जांचें अब लगभग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक उपलब्ध हो गई हैं जी। तो इस पर काफी काम हुआ। साथ में जब अब मरीज आने लगे, अब मरीजों की पहचान होने लगी, तो फिर मरीजों की पहचान होने के बाद उन्हें लगातार दवाइयों की आवश्यकता होती है जो सिकल सेल रोगी हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि दवा से लगभग 70 से 80% मरीजों में जीवन की गुणवत्ता में बहुत फायदा होता है जी। और ये जो दवा जो बहुत काम करती है उसका नाम हाइड्रोक्सी यूरिया है, और ये एक ही दवा है, इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजिंग भी कुछ नहीं है जी। काफी सारे लोगों में हाइड्रोक्सी यूरिया के प्रति थोड़ी भ्रांतियां थी। अच्छा। जिसके पर भी हमने लगातार फिर काम किया, क्योंकि हाइड्रोक्सी यूरिया जो दवाई है इसकी जो खोज है वो बहुत वर्षों पहले हो गई, और इसको पहले कैंसर्स में ज्यादा प्रयोग किया जाता था। अच्छा, अभी भी किया जाता है जी। लेकिन उसकी जो डोसेज होती हैं वो काफी अधिक होती है। और जब हम सिकल सेल रोग में प्रयोग करते हैं तो ये 10 मिलीग्राम से लेके 35 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट पर की जाती हैं, और ये इंटरनेशनली इस पर शोध हो चुके हैं और बिल्कुल ही सेफ पाया गया है उस डोज रेंज में, सिकल सेल रोग के लिए सेफ और इफेक्टिव जी। तो इस दवा को शासन के माध्यम से उपलब्ध होना, और फिर लोगों में भी उसको लेने की और डॉक्टरों में इसको प्रेस्क्राइब करने की जानकारी और समझ होना, इसके लिए लगातार डॉक्टरों के साथ ट्रेनिंग्स की गई जी। और शासन के साथ लगातार बात करके इस दवा की उपलब्धता को करवाना। और मैं आपको बस ऐसी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी अनूपपुर जिले में 1500 से अधिक मरीज हैं एक जिले में, और आप समझिए कि
कैप्सूल्स की जो संख्या जितनी प्रयोग होती है वो लाखों में है एक साल में, और वो पूरा का पूरा शासन जो है वो प्रोवाइड करता है जी। थोड़ी बहुत समस्याएं जब होती हैं तो वो बातचीत करके उनको सॉल्व किया जाता है। सिमिलरली चाहे वो डिंडोरी हो, शहडोल हो, उमरिया हो, इन जिलों में भी मरीजों की संख्या 2000 के आसपास होने की संभावना है, लेकिन इनकी पहचान धीरे धीरे हो रही है, अभी उतने पूरी सबकी पहचान नहीं हो पाई है जी जी। तो इन सब पर हम जन स्वास्थ्य सहयोग मध्य प्रदेश शासन के साथ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के साथ और जिला स्वास्थ्य समितियों के साथ लगातार काम करता हुआ आया जी। और अब ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि जो जांचें हैं वो शासन के अंदर उपलब्ध हैं और लोगों को हाइड्रोक्सी यूरिया जो है वो शासकीय अस्पतालों में मिल रही है जी। जो अपडेट्स आप बता रहे हैं ये पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो हो चुके हैं, जो जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, इसमें जो जांच की जो मशीन है, इक्विपमेंट्स हैं, ये भी सब उपलब्ध होते जा रही हैं और हो चुकी हैं जैसा आपने बताया है। तो इसमें काफी सहयोग अब मिलते जा रहा है आपकी जो टीम है उसको भी। मैं अब ये जानना चाहूंगा, हो सकता है कि कुछ श्रोता बहुत अच्छे से जागरूक न हो, तो कुछ जो मूल जो बातें हैं, बेसिक जो जानकारियां हैं, उसके विषय में भी आप बताइए, क्योंकि सबके मन में ये प्रश्न होता है कि जो सिकल सेल एनीमिया में जो वाहक होता है, जो जिसको कैरियर कहा जाता है, या जो पूर्ण रूप से जो रोगी है वो कौन होता है, या ये कहा जाए कि कैसे होता है, क्योंकि एक आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, तो उसके विषय में भी जो है हमारे श्रोताओं को जागरूकता होनी जरूरी है और साथ ही साथ जो सावधानियां बरतनी है उसके विषय में भी आप बताइए जी। बहुत धन्यवाद, और बहुत ही सही सवाल पर आपने ध्यान आकर्षित किया जी कि एकदम शुरू से ही बात करें कि सिकल सेल रोग जो है, जैसा मैंने कहा कि वो एक आनुवंशिक बीमारी है जी। तो थोड़ा सा, क्योंकि हम सब लोगों को जीव विज्ञान पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो उसको अगर एकदम सरल भाषा में मैं बात करूं कि हमारा जो शरीर है वो शरीर जो है, उस शरीर के बनने की हर एक जानकारी हमारे शरीर की हर एक कोशिका में होती है जी जी। तो उसी तरह से हमारा हीमोग्लोबिन, मतलब हमारा जो खून है जिसमें लाल रक्त कण पाए जाते हैं, जिनकी वजह से खून लाल होता है, और उनको लाल करने वाला जो कण है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है, जो कि एक प्रकार से वो ट्रक है जिसमें ऑक्सीजन भर भर के शरीर के सभी अंगों में जाती है। बिल्कुल। अगर वो ठीक से काम न करे तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ठीक से चल नहीं पाएगा जी। ये हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, उसको निर्धारित करने वाली जो जानकारी है, उस जानकारी में कमी की वजह से सिकल सेल रोग होता है। अच्छा। अन्य भी और रोग हैं जो इस कारण हो सकते हैं, बट सिकल सेल रोग उस जानकारी की कमी की वजह से होता है। तो अर्थात यह कि हीमोग्लोबिन शरीर में पाया जाएगा लेकिन उसकी संरचना थोड़ी बदल जाएगी। तो हम उसको टेक्निकल भाषा में हीमोग्लोबिन एस बोल देते हैं कि ये सिकल वाला हीमोग्लोबिन है, और एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन ए बोल देते हैं। तो सिकल वाला जो हीमोग्लोबिन है वो उस ट्रक की तरह काम नहीं कर पाएगा जो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन यहां से वहां ले जाए, तो उसके होने से भी वो काम नहीं कर पाएगा जी। तो एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण समझने वाली है कि सिकल रोगी में तो ये समस्या है कि हीमोग्लोबिन एस की मात्रा, जो अगर 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल शरीर में पाए जाते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन एस की मात्रा 50, 60, 70, 80, 90 तक होती है। 50 से 90 तक कितनी भी पाई जा सकती है। और एक साधारण व्यक्ति में बिल्कुल हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती। लेकिन एक बीच का एक और कैटेगरी है जिसको हम सिकल सेल वाहक बोलते हैं। अच्छा। उनमें हीमोग्लोबिन एस की मात्रा 100 में से 20, 100 में से 30 तक हो सकती है, ज्यादातर 50 से कम होती है जी। अब ये समझना जरूरी है कि ये बीच की कैटेगरी क्या है। तो इसके लिए समझना आवश्यक है कि जो मैंने आपको कहा कि जो शरीर को बनाने की सारी जानकारी है वो हमारी हर एक कोशिका में है, लेकिन वो उस हर एक जानकारी की 2 कॉपीज जो है वो हमारे शरीर में पाई जाती है। बहुत ही सुंदर भगवान का बनाया हुआ स्वरूप है कि एक कॉपी हमारे पास माता से आती है और एक कॉपी हमारे पिता से आती है। दोनों कॉपी एकदम एक जैसी और एक ही जानकारी के लिए होती है। जब इन दोनों कॉपियों में समस्या आ जाती है तब व्यक्ति को रोग हो जाता है सिकल सेल जी। लेकिन अगर एक कॉपी में समस्या आई और एक में नहीं आई, एक ठीक है, तो व्यक्ति वाहक होता है। तो वो उसको रोग नहीं होता और उसको कोई लक्षण भी नहीं आएंगे। उसके शरीर में थोड़ा सिकल वाला हीमोग्लोबिन है लेकिन उसकी वजह से उसके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता जी। तो अब ये भी जानने वाली बात है कि तो इसको जानने से क्या फायदा। तो इसको जानने से फायदा ये है कि अगर हम ये जानते हैं कि हम सिकल सेल वाहक हैं, तो जैसा कि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि हम अनुवांशिक रोग की बात कर रहे हैं। अनुवांशिक रोग अर्थात माता से भी हमको जानकारी मिली है, पिता से भी मिली है, और उससे
हम सब बने जी। तो आने वाली शादी में और जीवन साथी के चुनने के समय अगर हम इस बात के प्रति अवेयर हैं कि हम स्वयं सिकल सेल वाहक हैं, तो हम अगर ऐसा संभव हो तो अपने जीवन साथी से ये बात कर सकते हैं कि वो भी अपनी जांच कराना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर दोनों लोग सिकल सेल वाहक होते हैं जी जी तो स्वस्थ होते हुए भी बच्चे में सिकल सेल रोग की संभावना है। अगर एक वाहक है और एक में वाहक नहीं है, एकदम नॉर्मल है, तब फिर वाहक ही होंगे, तब फिर सिकल सेल रोग नहीं होगा। तो इसलिए वाहक होना या ना होना, इसको जानने के ये लाभ है जी। इसलिए हम सिकल सेल रोग को आइडेंटिफाई करने के लिए तो बात करते ही हैं, लेकिन खासकर जिन परिवार में किसी को सिकल सेल रोग मिला जी, उनके सभी ब्लड रिलेटिव्स एटलीस्ट उनको ये कहा जाता है कि आप अपनी एक बार जांच करा लें, जिससे आपको ये पता चल जाए, भले आपको लक्षण ना हो, कि आप वाहक हैं या नहीं। खासकर वो लोग जो कि जिनके अभी परिवार पूरा नहीं हुआ है या शादी नहीं हुई है, तो वो लोग ये जानकारी का सदुपयोग कर सकते हैं और ये चॉइस उनके पास है। तो ये हुई थोड़ी कि ये बीमारी कैसे आती है। ये बिल्कुल जैसा आपने कहा, ये गैर संचारी रोग है, ना फैलने वाला रोग है, एक से दूसरे व्यक्ति में ऐसे बिल्कुल नहीं जा सकता। तो बिल्कुल किसी प्रकार का स्टिग्मा या मन में कोई डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये दुखद है और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे सिकल सेल रोग की पहचान हो रही है, हम रोगियों से बात करते हैं तो रोगों के प्रति होने वाले भेदभाव भी सामने आ रहे हैं। अच्छा। और ये बहुत दुखद है। हाँ। शायद इसका कारण यही है कि लोगों में ये जानकारी की कमी है, या शायद जानकारी होने के बाद भी उनको शायद इस बात पे भरोसा नहीं हो पाता है कई बार जी। तो हमें लगातार हम सबको इसके लिए मेहनत करनी है, बात करनी है, भले हम रोगी हो या ना हो, हमारे परिवार में कोई हो या ना हो, अगर आसपास में भी है तो उसके प्रति होते हुए भेदभाव अगर हो रहा है तो हम वो बात करें कि ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव की आवश्यकता नहीं है, ये गैर संचारी रोग है, बिल्कुल ना फैलने वाला रोग है, ये आनुवांशिक है। इसमें इतनी ही जानकारी अगर आपको है कि आप रोगी हैं या वाहक हैं, बस इतना ही काफी है, इससे अधिक और कोई जानकारी की जरूरत नहीं। अब मैं आ जाऊं कि रोगी हैं उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और रोगी का परिवार भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी गैर संचारी या जिसको हम क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, उसके मैनेजमेंट में उसके परिवार का बहुत स्ट्रांग रोल होता है जी, क्योंकि वो उसकी देखभाल लगातार करते हैं और मदद करते हैं, और समुदाय का इस तरह रोल होता है कि वो एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें उन्हें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव न महसूस हो, उन्हें कोई दिक्कत हो। जैसे अगर कोई सिकल सेल का बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है और स्कूल में उसको दर्द होने लगा, परेशान होने लगा, तो वो बहाना नहीं कर रहा है जी। उसको समझना चाहिए, उसको शिक्षक को समझना होगा, उसे मदद करनी होगी, अस्पताल अगर भेजना है तो भेजें, या फिर उसको कुछ दवा देनी है तो दें। उसी प्रकार उसका एग्जाम है, बट एग्जाम के समय ही उसको इतना तेज दर्द हो गया कि अब अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, तो उसको भी समझना पड़ेगा कि ये उसकी गलती नहीं है या वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का स्कूल्स में, एम्प्लॉयर्स में, आप कोई सिकल सेल का रोगी अगर मेरा एम्प्लॉई है तो मुझे समझना होगा कि उनको इन चुनौतियों से जूझना पड़ता है। तो इस प्रकार का समुदाय का जो रोल है वो भी आता है, परिवार का रोल उनके निरंतर मदद में आता है, और फिर मरीज, तो मैं मरीज को केंद्र में रखते हुए करूं तो सबसे पहले तो जब आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद हाइड्रोक्सीयूरिया की जो गोली जिसका मैंने बात किया, हाइड्रोक्सीयूरिया और फोलिक एसिड, इस गोली को निरंतर लेने से मरीजों में उनकी जो लक्षण हैं, खासकर जो दर्द की समस्याएं हैं, बार बार खून और पीलिया की समस्याएं, इनमें बहुत गिरावट आती है जी। ये दवा उस बीमारी को जड़ से नहीं हटा सकती, अच्छा, लेकिन ये दवा उस बीमारी को नियंत्रित करती है और उससे हम एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। जिस प्रकार शुगर की बीमारी में हम हाइपरटेंशन की बीमारी में दवा को लेते हैं और कंट्रोल रखते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोक्सीयूरिया की गोली से हम उसको कंट्रोल रख सकते हैं। तो एक तो हमें उस दवा को शुरू करना चाहिए नजदीक के अस्पताल में जाकर के, हाइड्रोक्सीयूरिया और फोलिक एसिड की। और दवा के साथ जो काफी आवश्यक है कि जो मैंने आपको बताया कि इस रोग के प्रमुख लक्षणों में बहुत अधिक दर्द होना, बार बार पीलिया होना और शरीर में खून की कमी होना, तो इसको थोड़ा सा समझना है कि एक सिकल सेल का रोगी साधारणतः एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहेगा जी। फिर अचानक उसको बहुत दर्द होगा, अच्छा, और फिर वो उसी समय उसकी खून की कमी हो जाएगी, उसको पीलिया हो जाएगा। क्योंकि असल में होता यह है कि सिकल के रोगी में वो साधारण चल रहा है, फिर उसके शरीर में जो रक्त कण है वो अचानक हसियाकार हो जाते हैं। जो ये सिकल जो शब्द आया है, ये अंग्रेजी शब्द है सिकल हसिया के, हाँ। तो वो हसियाकार जब हो जाते हैं और हसियाकार होकर के नसों में फंसने लगते हैं, अच्छा। और नसों में फंसते हैं तो खून टूटता है,
तो टूटने की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और पीलिया बढ़ जाता है, और जब वो फंसते हैं तो उससे बहुत दर्द होता है। जी। इतना दर्द जिसे हम बोलते हैं कि बिन पानी जैसे मछली तड़पती है, इस दर्द का एहसास जिनको वो है वही कर पाते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है। जी। तो इसके बचाव के लिए कि ये जो बीच बीच में ये होता है, ये कुछ चीजों से प्रेसिपिटेट होता है, मतलब बढ़ता है। जैसे अभी गर्मी का बहुत मौसम है, हाँ। अगर सिकल सेल के रोगी पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं, अच्छा। तो उनको बीच बीच में, इसको हम क्राइसिस बोलते हैं, पेन क्राइसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। जी। तो उनको पानी बहुत पर्याप्त मात्रा में, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी उन्हें पीना चाहिए, और अपनी बोतल उन्हें अपने साथ में रखनी चाहिए हमेशा। जी। फिर उसके बाद जैसे हाई एल्टीट्यूड है, अगर हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो उस समय हवा का घनत्व कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उन्हें ये सावधानियां रखनी होती है हाई एल्टीट्यूड में। कोई काम जैसे जितने एक्सर्शन का या जितनी मेहनत पे काम का मैं आदी नहीं हूं, और अचानक से मैं उसको बहुत करने लगूं, खासकर इस गर्मी के मौसम में, तो फिर से मैं उस स्ट्रेस को कई बार नहीं झेल पाऊंगा। या फिर कोई बहुत इमोशनल स्ट्रेस भी आ गया, तो कई बार स्ट्रेसेस की वजह से भी ये चीज काफी बढ़ जाती है। तो इन चीजों का जो है रोगियों को ध्यान रखना चाहिए। खासकर पानी का तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान आसानी से रख सकते हैं। जी जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई जिससे वो ये बचा सकते हैं। इसके साथ एक जो चीज मैं बहुत आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सिकल सेल के प्रति बहुत भ्रांतियां हैं। जी जी। अब होता यह है कि कोई एक बीमारी जिसके बारे में लोगों को जानकारी कई बार ना हो, तो लोग भ्रांतियां फिर बताने लगते हैं। ये थोड़ा सा दुखद है, बट ऐसा हो जाता है। हाँ। इसकी वजह से मैं कई रोगियों से मिलता हूं, तो बेचारे वो कई बार सिर्फ उबला ही उबला खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि उनको कोई डॉक्टर या कोई स्वास्थ्य कर्मी जिसको जानकारी नहीं थी। और मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि बाकी लोग ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं, डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सब डॉक्टरों को इसकी पूर्ण जानकारी कई बार नहीं होती। तो वो बोल देते हैं कि हाँ आप ये परहेज कर लो, ये परहेज कर लो, ये मत खाओ जी। और इसकी वजह से लोग पौष्टिक आहार नहीं खा रहे होते हैं। अच्छा। तो सिकल सेल रोग जो है, अगर उसमें हम पौष्टिक आहार नहीं खाएंगे तो हम इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं। जी। क्योंकि सिकल सेल रोग अपने आप में हमारे शरीर को थोड़ा इन्फेक्शन के लिए प्रोन बनाता है, मतलब इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। जी। क्योंकि सिकल सेल रोग में एक हमारा अंग होता है स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली अंग्रेजी में होते हैं, स्प्लीन। जी। स्प्लीन, तिल्ली जिसको हम बोलते हैं, वो काम नहीं करता। अच्छा। तो वो काम नहीं करता जब, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है थोड़ी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, तो वो उसके पास नहीं है। साधारण बीमारियों में भी ज्यादा हमें बीमारी बढ़ने का चांस इसमें होता है। तो इसलिए इन लोगों को पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है वैसे तो, लेकिन सिकल सेल रोगियों के लिए और किसी चीज से परहेज नहीं है। सब कुछ वो खाना पीना खा सकते हैं, सब खाना खाएं, पौष्टिक आहार खाएं, बैलेंस डाइट लें, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, मिल्क, और अगर अंडा, मांस, मच्छी जो उनको लगता है, जो भी जिस प्रकार के भी वो भोजन करते हैं, सब प्रकार का भोजन वो उसको करें। ये काफी महत्वपूर्ण है।